ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी से 2 बार निर्वाचित केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हज यात्रियों के साथ घोर अन्याय करने और हज विधेयक 2002 की हज कमेटी के परंपराओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से 2023 की हज यात्रा के लिए हज फॉर्म अविलंब जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हज यात्रा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, उसके लिए हज विधेयक 2002 और पुरानी परंपराओं के अधीन होता रहा है। इस संबंध में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। श्री आजमी ने आज गुड न्यूज भारत से बातचीत करते हुए कहा कि नवंबर के पहले सप्ताह में हज 2023 का फॉर्म आ जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं आया, जिससे देश भर के हज यात्रियों में चिंता बढ़ गई है और इस संबंध में महीनों से देश की उर्दू मीडिया सरकार को सचेत करती रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हज यात्रा जो एक समयबद्ध यात्रा है और सऊदी सरकार के गाइडलाइन का मोहताज रहना है। उन्होंने कहा कि हमने अपने 25 वर्ष पुराने अनुभव के आधार पर हज मंत्री और मंत्रालय को कई पत्र विस्तार से लिखे और कुछ का जवाब आया, मगर हज आवेदन फॉर्म अभी तक न आने की वजह से यह लगता है कि मंत्रालय इस मामले में संवेदनहीनता का परिचय दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों की ये सबसे पवित्र यात्रा है और हमने 1998 से हज यात्रियों के लिए सुविधाएं मांगने का काम शुरू किया और इसको हमने राजनीति से नहीं जोड़ा। मैं सत्ता दल और विपक्षी दल के लोगों से लगातार संपर्क करके हज यात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं दिलाई, जिसमें हज विधेयक 2002 बनने के समय स्वर्गीय अटल जी की पार्टी की राज्यसभा में बहुमत नहीं थी और बहुत कम सीटें थी, मगर इस यात्रा के लिए इस विधेयक पर उस समय समुचित विपक्षी पार्टियों ने अभूतपूर्व योगदान देते हुए राज्यसभा में यह विधेयक बिना बहस के पारित कराया। एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं और समय समय पर इस 25 साल की अवधि में बड़े बड़े आंदोलन संसद पर और लखनऊ में और हज यात्रियों के सम्मेलन के माध्यम से हजार लोगों का समर्थन प्राप्त रहा है। यह समय की मांग है कि जन आंदोलन भी छोड़कर मैं गंभीर रूप से उच्चतम न्यायालय में न्यायिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसकी 9 बार सुनवाई भी हो चुकी है। श्री आजमी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री और हज मंत्री समेत सबसे गुहार लगाई है कि हज यात्रा 23 का फॉर्म अविलंब जारी किया जाए और हज यात्रा के कार्य को वरीयता दी जाए। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपके धाकड़ खबर का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सिलसिले में आपने मुझसे रब्ता किया। देखिए, ये मुल्क के आज़मीन हज का एक बड़ा मसला है और आपने सही कहा कि नवंबर में फॉर्म इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर की एक वजह हो सकती थी, लेकिन बहुत ताख़ीर हो गई, बहुत देर हो गई। आज 15 जनवरी है, 16 जनवरी है, आज तक नहीं इशू हुआ। अब जबकि हज गैर ममालिक का सफ़र है, वहाँ जिद्दा में हमारे काउंसलेट के अफसरान ने भी अपने मशवरे भेजे होंगे, पाबंदियाँ बताई होंगी, दिक्कतें बताई होंगी, लेकिन बहरकैफ अब देर की एक वजह ये है कि जुलाई में मोहतरमा स्मृति ईरानी साहब ने चार्ज लिया, तो जाहिर है 1 महीना मान लीजिए, 1.5 महीना मान लीजिए कि उन्हें डिपार्टमेंट के अफसरान को अपने तरीके से रखने में या तालमेल करने में या हटाने बचाने में ये वक्त लग सकता है, लग गया। लेकिन सितंबर से तो हज का काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 12 नवंबर को हज कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद से काम शुरू हुआ। तो बहरकैफ मेरी गुजारिश अभी यही है कि इस सिलसिले में जो भी फैसले अब उस पर उन्होंने क्या लिए हैं नई हज पॉलिसी में, हमारे पास भी मैंने भी कहीं से मंगाया था, मैंने सुझाव भेज दिए थे और हमें उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें हमने बहुत पहले उन्हें ख़त लिखा था 18/12 को और उसके पहले 27/9 को लिखा था। उसके पहले हमने मिनिस्ट्री को 3/8 को ख़त लिखा था। कुछ ख़त का मेरे पास जवाब भी आया है। तो हमने अपने 25 साल तजर्बे का मशवरा उन्हें दे दिया था और बहरकैफ उस पर बहुत सी चीज़ें नई हज पॉलिसी में शायद आ भी रही हैं बहरकैफ। लेकिन अब सवाल यह है कि जून में हज होना है इस बार और अभी तक हज फार्म नहीं इशू हुआ, जबकि ये तमाम दिक्कतें हैं। हाजियों को मकान के लिए तय करना है, उनका जब
तादाद होगी उतने ही मकान लिए जाएंगे, फ्लाइट का टेंडर होगा, किस एयरपोर्ट से कितने लोग जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। जबकि मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा के जहन में है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बार बार अखबारात में भी आ रहा है कि हज सस्ता किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पे ये सस्ता करने का तरीका नहीं है। बहरकैफ जो मेरा तजर्बा है मैंने लिख भी दिया है, अखबारात में भी कह दिया है, हमारी 100 साला जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है ये खालिश मुस्लिम इदारा है और हज एक्ट 2002 के तहत उसे चलना है। और जो हमारी पुरानी रवायत है, परंपरा है, 20 बार की जो परंपराएं हैं वो भी कानून का दर्जा ले लेती हैं। तो उससे हमें एकदम हट करके कोई चीज़ हम नहीं कामयाब हज नहीं कर सकते, अच्छा हज नहीं करा सकते। बहरकैफ मैं अपील करता हूँ मोहतरमा स्मृति ईरानी साहब से, वजारत से, कि ये लोग इसमें प्रियॉरिटी पे हज का काम लें और उसे करें। और अब जल्द से जल्द, बस जितना जल्द हो सके, आज से कल तक 2 दिन में 4 दिन में हज फार्म इशू करें। और बहरकैफ जो दूसरा आपका सवाल है कि देखिए, मैंने 25 सालों में हाजियों के लिए, एक तो मैं किसी सियासी 1998 से मैं काम कर रहा हूँ और सियासी जमात में मैं वहदेदार था, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया और हज का काम सबका था। हाजी सबके हैं, मुसलमान हर पार्टी में हैं और मुसलमान हज को जाते हैं। इसलिए इसे हमने कभी भी मसलक से और सियासत और पार्टी से नहीं जोड़ा और उसकी यही वजह थी कि 1998 से हमने काम शुरू किया और 2002 में हज एक्ट 2002 बन गया, जिसमें तमाम अच्छी चीज़ें आई हाजियों के लिए। और उसका भी मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में एनडीए की बहुमत नहीं थी, अटल जी की बहुमत नहीं थी, लेकिन वो इतना हज के उसमें तमाम अपोजिशन पार्टियों ने सपोर्ट किया और बिना बहस के राज्यसभा में पास कर दिया। हमने और कुछ चीज़ें मांगी थी, वो स्टैंडिंग कमेटी के जरिए कम हो गई, खैर पार्लियामेंट लोकसभा में थोड़ी बहस हुई, लेकिन इस तरह से एक ऐसा पैगाम गया। तो हज सबका है, सबने साथ दिया। और मैं आपको बता दूं, कई बार 3-3 दिन 4-4 दिन पार्लियामेंट नहीं चल पाई है हज के इशू पे, और इस तरह सारे लोग हज को अपना काम समझते थे और करते थे। लेकिन इस हुकूमत में कुछ जाहिर है कि जो भी है, लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है और मजबूरन जो है हमें सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। अच्छा, आपने एक बात कही कि आप अकेले खड़े हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने 6 बार पार्लियामेंट घेरा है, लखनऊ में 3-4 बार धरना बड़ा किया है। हज कॉन्फ्रेंस हमने ऐसी की है कि 25-25 हज़ार का मजमा इकट्ठा हुआ है। बंद करो, अजान हो रही है, आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब ये है कि कुछ तमाम लोग हमारे साथ हैं। जब जब हमने आवाज़ दिया मुल्क के आज़मीन हज को, सूबे के आज़मीन हज को, सब ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा और आए, हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग शरीक हुए। हुकूमतों ने हमारी बात पे गौर भी किया और मैं जिस तरह से सबके दरवाजे जाता था वो सारे लोग मेरा इस्तकबाल भी करते थे। और अब इस हुकूमत में जाहिर है कि पता नहीं क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी हम गए हैं और अक्टूबर 2021 से स्टेट हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी बनाने के लिए बहरकैफ स्टेट हज कमेटी की तकरीबन तश्कील हो गई है। महाराष्ट्र में थोड़ा 6-7 लोगों का नाम आया है, पूरी कमेटी शायद नहीं बनी है, लेकिन सारी स्टेट हज कमेटियाँ बन गई हैं। अब एक्ट 2002 के तहत सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील के लिए हमारे वकला दरख्वास्त देंगे, पैरवी करेंगे और बहरकैफ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हज एक्ट 2002 लागू करने की बात कर रहे हैं, वो लागू नहीं है। 7 रुकनी एक कमेटी बना दी गई सेंट्रल हज कमेटी एक्ट के खिलाफ और उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी बना दिया गया। तो इस तरह से
24 रुकनी कमेटी हो 23 रुकनी कमेटी होती है, 19 लोगों को वोट देने का हक होता है। तो यही है कि भाई आप कमेटी बनाइए और इलेक्शन कराइए, जैसे ज़ाब्ते तो है। भर कर हम ज़्यादा कुछ न कह करके आपके चैनल से ये अपील करते हैं इस हुकूमत से और वज़ीर आज़म समेत, वज़ीर ख़ारजा समेत, क्योंकि हज हमारा इंटरनेशनल मामला है, इसको देखें। और स्मृति ईरानी जी, उनके पास तमाम तरह के मशवरे पहुंच गए हैं और भर कर वो जल्द से जल्द इसमें हज फार्म इशू करें और इस काम को अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि 9 इम्बार्गेशन पॉइंट जो 2021 में बंद कर दिए गए थे वाराणसी समेत, वो सब इस साल स्टार्ट होंगे। और जो ऑप्शन हज पॉलिसी में दिया गया है वो नुकसानदेह है, क्योंकि 2019 में ऑप्शन दिया गया, 2020 में ऑप्शन दिया गया और 2021 में ये सब खत्म कर दिए गए। तो ये ऑप्शन देना ये अच्छी बात नहीं है। उन्हीं एयरपोर्ट को, उन्हीं एम्बार्गेशन पॉइंट को मजबूत किया जाए जहाँ से हाजी हमारे जाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें हम उन्हें ख़त के ज़रिए बता चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हज 2023 का हज अच्छा होगा और इसके लिए अब मज़ीद ताख़ीर नहीं की जाएगी। शुक्रिया। अब आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल के लोगों को 30% से 90% की छूट पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अगर आप काफ़ी रियायती दरों पर जेनरिक दवाएं खरीदना चाहते हैं तो नगर क्षेत्र के हरबंसपुर में जनपद के पहले दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी में पहुंचे। यहां सभी प्रकार की जेनरिक दवाएं उपलब्ध हैं। नगर के हरबंसपुर में दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी का शुभारंभ डॉक्टर अभिमन्यु सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के संचालक नवनीत गोयल व डॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि जनपद का यह पहला जेनरिक फार्मेसी है जहां सभी दवाओं पर भारी छूट के साथ दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि करीब 6000 दवाओं की लंबी रेंज है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों दवाओं में कोई अंतर नहीं होता है। दास गोयल, दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी का आज उद्घाटन डॉक्टर अभिमन्यु सिंह द्वारा आज किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, पेटेंट दवाइयों से ही ये जेनरिक दवाइयाँ बनती हैं। टैक्सेशन और एक्ट के चलते जो है पेटेंट दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं। सेम फार्मूला, सेम कंडीशन जेनरिक दवाइयों का भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो पेटेंट दवाइयाँ काम करती हैं वो जेनरिक दवाइयाँ नहीं काम करती हैं। ये धारणा रहती है लोगों में कि जेनरिक दवाएं शायद कुछ इन्फीरियर क्वालिटी की होती है, उसी को मैं दूर कर दूं। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अल्केम है, ये सारी हैं जो ब्रांडेड और जेनरिक दोनों बनाती है। क्या मैं तो पूजनीय कहूँगा, मोदी जी की कृपा से चिकित्सालयों में हर जगह जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ी है, ग्राह्यता बढ़ी है, जिससे सब लोगों को बहुत लाभ हो रहा है।